नमस्ते दोस्तों, न्यूज सक्षम के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे इतिहास के बारे में, और इतिहास के अंदर भी हमने यहाँ पर कंप्लीट मौर्य वंश पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने यहाँ पर गुप्त वंश के अंदर राजा महाराजाओं को हमने पढ़ लिया था। आज हमारा यहाँ पर टॉपिक होगा दोस्तों गुप्त कालीन प्रशासन के बारे में। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। गुप्त कालीन प्रशासन के अंदर हमें जो यहाँ पर देखना है वो हमें ये देखना है कि गुप्त काल के अंदर सर्वाधिक शक्तियां किसके पास में होती थी, तो सर्वाधिक शक्तियां राजा के पास में होती थी। यानी सर्वेसर्वा यहाँ पर कौन होता था? राजा ही होता था। अब देखते हैं इस राजा की सहायता के लिए भी यहाँ पर कुछ अध्यक्ष होते थे, कुछ मंत्री होते थे, और इनका प्रमुख कार्य क्या होता था इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि एक राजा की सहायता के लिए कौन कौन से यहाँ पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे गुप्त कालीन प्रशासन। गुप्त कालीन प्रशासन, गुप्त कालीन प्रशासन। गुप्त कालीन प्रशासन से संबंधित यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आते रहते हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। तो हम देखते हैं यहाँ पर गुप्त कालीन प्रशासन के अंदर एक पद होता था महासंधि विग्रहक मंत्री। पद होता था क्या? महासंधि विग्रहक मंत्री। महासंधि विग्रह के मंत्री यानी युद्ध व शांति का मंत्री। युद्ध व शांति का मंत्री। युद्ध व शांति का मंत्री क्या कहलाता था? गुप्त काल के अंदर महासंधि विग्रह के कहलाता था। इसी से संबंधित अगर मैं आपको बताऊं कि समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रहक मंत्री कौन था? हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। और चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, इसका महासंधि विग्रहक मंत्री था वीरसेन था। कौन था दोस्तों? वीरसेन था। समुद्रगुप्त का ही पुत्र कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और हरिसेन का ही पुत्र कौन है? वीरसेन था। तो अब देखते हैं युद्ध व शांति का मंत्री होता था जिसे महासंधि विग्रह के नाम से जाना जाता था। एक होता था महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत महान है जिसके पास में बल, यानी सैन्य विभाग का प्रमुख है। सैन्य विभाग का प्रमुख। सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत के नाम से जाना जाता था। एक पद होता था रणे भांडागारिक। रणे भांडागारिक यानी युद्ध भूमि के अंदर सैन्य सामग्री पहुंचाने वाला। युद्ध भूमि में सैन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाला। आपूर्ति करने वाला। युद्ध भूमि के अंदर सैन्य सामग्री। रण का मतलब क्या होता है? युद्ध भूमि होता है। तो रण भांडागारिक सैन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाला क्या कहलाता था? रण भांडागारिक के नाम से जाना जाता था। एक होता था महादंडपाशिक। महादंडपाशिक। एक होता था महादंड न्यायिक। महादंडपाशिक। और एक होता था महादंड नायक या नायक भी कहता था। तो ये क्या होता था? पाशिक तो क्या होता था? पुलिस विभाग का अध्यक्ष। पुलिस विभाग का अध्यक्ष। पुलिस विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? महादंडपाशिक कहलाता था। महादंड नायक या नायक ये न्याय विभाग का
न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। न्याय विभाग का क्या होता था? अध्यक्ष होता था, जिसे हम क्या बोलते थे? महादंड नायक के नाम से जाना जाता था। तो महासंधि विग्रहक मंत्री क्या होता था? युद्ध व शांति का मंत्री होता था। समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक मंत्री कौन था? हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। चंद्रगुप्त सेकंड का महासंधि विग्रहक मंत्री कौन था? वीरसेन था, जिसने उदयगिरी प्रशस्ति की रचना की थी। तीसरी बात है, महाबलाधिकृत महान है जिसके पास में बल यानी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। रण बांडागारी के रणभूमि में सामग्री की आपूर्ति करने वाला होता था। महादंड पाशिक यानी पुलिस विभाग का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। महादंड न्यायिक यानी न्याय विभाग का क्या होता था? ये अध्यक्ष होता था। अब इसके बाद में और भी यहाँ पर काफी विभाग हैं जिनके अध्यक्ष होते हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। एक होता था अग्रहारिक। अग्रहारिक पिछली राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन था। अग्रहारिक यानी दान विभाग का प्रमुख। दान विभाग का प्रमुख। दान विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? अग्रहारिक के नाम से जाना जाता था। एक होता था अक्षपटलिक। अक्षपटलिक। अक्षपटलिक आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला। अक्षपटलिक का मतलब होता है आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला, यानी हिसाब रखने वाला। आय व्यय का हिसाब रखने वाला क्या कहलाता था? अक्षपटलिक के नाम से इसे जाना जाता था। एक होता था सोलकिक और गोलकिक। सोलकिक और एक होता था गोलकिक। सोलकिक और गोलकिक। सोलकिक का मतलब होता था सीमा शुल्क विभाग का अध्यक्ष। सीमा शुल्क विभाग का अध्यक्ष। सीमा शुल्क विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सोलकिक कहता था। गोलकिक वन विभाग का अध्यक्ष। वन विभाग का अध्यक्ष ये क्या कहता था? गोलकिक के नाम से इसे जाना जाता था। अग्रहारिक दान विभाग का प्रमुख। अक्षपटलिक आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला। सोलकिक सीमा शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था। गोलकिक वन विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इस आधार पर यहाँ पर अनेक विभाग होते थे जिनके यहाँ पर क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे दोस्तों। अब हम देखते हैं इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर जो हमारे एक सामंत प्रथा थी, ये सामंत प्रथा भी सबसे पहले किस काल के अंदर प्रारंभ हुई थी? तो एक तो सामंत प्रथा। सामंत प्रथा का प्रचलन भी पहली बार किस काल के अंदर प्रारंभ हुआ था? गुप्त काल के अंदर ही प्रारंभ हुआ था। सामंत होता था क्या? यानी एक राजा होता है। ये राजा क्या करता था? अपने जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र के अंदर कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर देता था, क्योंकि वो व्यक्ति क्या करते हैं और उस क्षेत्र के अंदर देख रेख कर सकते हैं, उनसे अपना कर वसूल कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता था? सामंत बोला जाता था। यानी जनता और राजा के मध्य एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जिनसे वो व्यक्ति क्या करता था? जनता से कर एकत्रित करता था, जिसी को हम क्या बोलते हैं? सामंत बोलते हैं। पहली बार चांडाल जाति का उल्लेख भी हमें किस काल के अंदर मिला था? पहली बार इसी गुप्त काल के अंदर हमें पहली बार चांडाल जाति का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है।
अब देखते हैं दोस्तों, गुप्त काल के अंदर धर्म कितने प्रकार के होते थे, क्या ये सभी धर्मों को मानने वाले थे या नहीं मानते थे। तो महत्वपूर्ण तो यह है दोस्तों, जो गुप्त कालीन जनता है, गुप्त कालीन जो शासक हैं, ये लगभग सामंत यानी धर्म के प्रति सहिष्णु थे, यानी सभी धर्मों के मानने वाले थे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर में वैष्णव धर्म और शैव धर्म, यानी ये ज्यादा करे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और वैष्णव धर्म और शैव धर्म को ये मानने वाले थे। और इनका जो राज्य चिन्ह होता था, जो गुप्त कालीन राज्य चिन्ह हुआ करता था, वो होता था गरुड़ पक्षी। कौन सा पक्षी? गरुड़ पक्षी, जो विष्णु का क्या है, वाहक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है गुप्त कालीन राज्य चिन्ह क्या होता था, तो गरुड़ पक्षी इनका क्या होता था, राज्य चिन्ह होता था। और ये लगभग परम भागवत की उपाधि धारण किया करते थे। और भारत का पहला शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त, उसे सेकंड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब देखते हैं इसके अलावा भी दोस्तों, गुप्त काल के अंदर, गुप्त काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोला गया है। स्वर्ण काल क्यों बोला गया है? क्योंकि गुप्त काल के अंदर ही सर्वाधिक यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ है। और ये मंदिर बनाने की यहाँ पर कितनी शैलियां हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और यहां पर हम महत्वपूर्ण जो मंदिर थे गुप्त कालीन, इसके बारे में भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो गुप्त काल के अंदर मंदिर बनाने की यहां पर महत्वपूर्ण दो शैली थी, लेकिन मैं यहां पर तीन शैलियों का वर्णन करूंगा दोस्तों। एक होती थी नागर शैली, एक होती थी द्रविड़ शैली, और एक होती थी वेसर शैली। कौन सी शैली? वेसर शैली। क्वेश्चन आता है दोस्तों यहां पर द्रविड़ शैली, नागर शैली, यहां से कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन वो क्या आता है वो देखते हैं। दक्षिण भारत के अंदर मंदिर बनाने की निम्न में से कौन सी शैली थी? दक्षिण भारत में, शब्द है कौन सा? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते थे, दक्षिण भारत के मंदिर, वो कौन सी शैली में बनते थे? द्रविड़ शैली में। कैसे बनते थे? दक्षिण में भी पहला अक्षर क्या है? द है, और द्रविड़ में पहला अक्षर क्या है? द है दोस्तों। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, द से द मिला देना, बाकी रह जाएगा उसके साथ में हो जाएगा। तो नागर शैली उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर भारत के अंदर जो मंदिर बनते थे वो कौन सी शैली में हुआ करते थे? नागर शैली के अंदर होते थे। दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर, स्थापत्य कला मंदिर बनते थे, वो कौन सी शैली के अंदर हुआ करते थे? द्रविड़ शैली के अंदर होते थे। और इन दोनों का, इसके ऊपर दो मात्रा हैं देखो पहले अक्षर के अंदर, तो दोनों का मिला जुला रूप, दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाता था? वेसर शैली के नाम से जाना जाता था। नागर शैली उत्तर भारत की है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की है, और दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाता था? वेसर शैली के नाम से इनको जाना जाता था दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों, भारत का प्रथम मंदिर कौन सा है? भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? भारत का प्रथम ईंटों से बना हुआ मंदिर कौन सा है? इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। देखते हैं, एक तो गुप्त काल के अंदर ही, गुप्त काल में ही लगभग क्या मैं आपको बता सकता हूं कि मंदिरों की अगर निर्माण हुआ है तो वो किस काल के अंदर हुआ है? गुप्त काल के अंदर ही किया गया था। तो अब हम देखते हैं भारत का प्रथम प्रसिद्ध मंदिर, भारत का प्रथम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा मंदिर माना जाता है? तो भारत का प्रथम प्रसिद्ध मंदिर माना गया है देवगढ़। देवगढ़ कहां पर पड़ती है? झांसी में।
देवगढ़ कहां पर है दोस्तों? देवगढ़ एमपी झांसी के अंदर है। और यहां का मंदिर था दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो विष्णु भगवान का क्या है? मंदिर है। तो भारत का प्रथम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है जो भगवान विष्णु का मंदिर है। और यही मंदिर भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर माना गया है। कौन सा माना गया है? शिखर युक्त मंदिर। शिखर जैसे ये कोई मंदिर हो गया दोस्तों, इसके ऊपर चोटियां होती हैं जैसे ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। तो भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा माना गया है? देवगढ़ झांसी का मंदिर है। और ये दशावतार का मंदिर है जो भगवान विष्णु का मंदिर है। दूसरी बात हम देखते हैं द्वितीय मंदिर, यानी गुप्त काल का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा माना गया है? तो गुप्त काल का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर माना गया है उदयगिरी का। उदयगिरी कहां पर पड़ता है दोस्तों? हमारा वर्तमान एमपी के अंदर आता है। तो उदयगिरी का गुहा मंदिर है। उदयगिरी का गुहा मंदिर है। गुहा मंदिर है। और यह मंदिर भी किसका है? भगवान विष्णु के अवतार वराह अवतार का है। भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर है। वराह अवतार का मंदिर है। तो भारत का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा माना गया है? उदयगिरी एमपी का गुहा मंदिर है। और ये मंदिर भी भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर है दोस्तों। तीसरा मंदिर देखते हैं दोस्तों यहां पर तृतीय मंदिर। गुप्त काल का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर माना गया है भीतरी गांव का विष्णु मंदिर। भीतरी गांव कहां पर पड़ता है दोस्तों? कानपुर में। भीतरी गांव कहां पर पड़ता है दोस्तों? कानपुर। कानपुर कहां पड़ता है? यूपी के अंदर है। और ये मंदिर भी किसका है? विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर को, ये मंदिर बना हुआ किसका है? ईंटों का बना हुआ मंदिर है। भारत का प्रथम ईंटों का बना हुआ मंदिर कौन सा है? भीतरी गांव का विष्णु मंदिर है। और ये भारत का प्रथम मंदिर है जिसका निर्माण किसे किया गया था? ईंटों के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसी गुप्त काल के अंदर ही नचना कुठारा का पार्वती मंदिर है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर भी किस काल के अंदर बने हुए हैं? इसी गुप्त काल के अंदर बने हुए हैं। गंगा और यमुना नदी, गंगा व यमुना की मूर्तियों का निर्माण भी किस काल के अंदर किया गया था? गुप्त काल के अंदर ही किया गया था। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर कैसा है? गुप्त कालीन मंदिर है। गुप्त काल में ही गंगा व यमुना नदी की जो मूर्तियां बनाई गई थी ये भी किस काल के अंदर बनी हुई हैं? इसी गुप्त काल के अंदर बनाई गई थी। भारत का प्रथम ईंटों का मंदिर कौन सा है? भीतरी गांव कानपुर का विष्णु मंदिर है। भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो ये मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर थे दोस्तों किस काल के अंदर? गुप्त कालीन मंदिर। अब इसी गुप्त काल के अंदर यहां पर कुछ गुफाओं का निर्माण होता है और इन गुफाओं को कहा जाता था अजंता की गुफाएं। तो अब देखेंगे दोस्तों अजंता की गुफाएं कहां पर हैं। इन अजंता की गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? वर्तमान में कितनी है? अजंता की गुफाओं की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं।
अजंता की गुफाएं। पहले तो हम ये देखते हैं ये अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है, अजंता वर्तमान में कहां पर है, ये गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं, इनकी खोज कब हुई थी और इनका खोजकर्ता कौन था। तो अजंता वर्तमान में औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं कहां पर हैं दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर हैं। इन्हें गुफाओं की खोज की गई थी 1819 ईस्वी के अंदर। किसके द्वारा की गई दोस्तों, नाम का नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि एक सैनिक के द्वारा की गई थी और सैनिक के नाम को यहां पर गायब कर दिया गया था दोस्तों। क्यों किया गया था, क्योंकि एक भारतीय ही सैनिक था और उस समय यहां पर भारत के ऊपर अधिकार था किसका, अंग्रेजों का। तो उन्होंने इस सैनिक के नाम का क्या कर दिया दोस्तों, गायब कर दिया था। तो हम देखते हैं अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई है, 1819 ईस्वी के अंदर की गई थी और एक मद्रास रेजिमेंट का एक सैनिक था, इस सैनिक के द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई थी। ये वर्तमान में कहां पर हैं, औरंगाबाद से मात्र 26 किलोमीटर दूर हैं और एक जंगलों के अंदर ये गुफाएं स्थित हैं दोस्तों। तीसरी बात हम देखते हैं अजंता के अंदर ये कुल कितनी गुफाएं हैं। तो कुल गुफाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 29 गुफाएं। कुल कितनी गुफाएं यहां पर, 29 गुफाएं हैं। इन 29 गुफाओं में गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 19, गुफा नंबर 26, ये 4 गुफाएं हैं जो चैत्य गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं, चैत्य गुफाएं, चैत्य गुफाएं। तो यहां पर चैत्य गुफाएं कितनी हुई दोस्तों, यहां पर चैत्य गुफाएं यहां पर 4 हैं। गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 19 और गुफा नंबर 26। ये चैत्य गुफाएं क्या होती हैं दोस्तों, चैत्य गुफाएं होती हैं दोस्तों, मैं आपको पहले यहां पर धर्म से संबंधित बता देता हूं। ये कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, जिस स्थान के ऊपर ये निवास करते थे बौद्ध भिक्षु, इनको हम क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं। और जो इन 4 गुफाओं के अंदर ये क्या करते थे, यहां पर निवास करते थे, इसलिए इनको हम कौन सी गुफाएं बोलते हैं, चैत्य गुफाओं के नाम से इनको जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अजंता की गुफाओं का संबंध कौन से धर्म से है। तो कौन से धर्म से संबंधित है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित गुफाएं हैं। कौन सी, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। क्वेश्चन की तरफ फिर से ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध कालीन, बौद्ध धर्म नहीं है, महात्मा बुद्ध नामक कोई यहां पर बौद्ध धर्म के अंदर एक भिक्षु हुआ था, उसके समकालीन गुफाएं कितनी हैं, यहां पर उसके समकालीन गुफाएं 2 हैं, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं कौन सी, अजंता की गुफाएं हैं। और इनमें से चैत्य गुफाएं कितनी हैं, 4 चैत्य गुफाएं हैं। गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, 29 है। इन गुफाओं की खोज कब की गई थी, 1819 के अंदर मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक के द्वारा की गई थी। गुफा नंबर 25 आवास ग्रह, आवास ग्रह। गुफा नंबर 25 कौन सी है, आवास ग्रह। आवास ग्रह क्या होता था, यहां पर जो बौद्ध भिक्षु होते थे इनका एक बड़ा हॉल था जिसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि इनकी वहां पर उस समय कोई मीटिंग हुआ करती थी। बड़ा हॉल है जिसके अंदर बौद्ध भिक्षुओं की क्या होती थी, मीटिंग होती थी, सभा होती थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, आवास ग्रह के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर जो महात्मा बुद्ध से संबंधित गुफाएं कितनी हैं, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। ये भी किससे संबंधित है, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आता है कई बार, मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में है। मरणासन राजकुमारी का चित्र, मरणासन
राजकुमारी, राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में है? तो गुफा नंबर 16 में है। मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में है? गुफा नंबर 16 में है। यहां पर भी मरणासन यानी एक राजकुमारी है, ये मरने ही वाली थी, तो इसके पास में कुछ व्यक्ति प्रसन्न अवस्था में है और कुछ व्यक्ति यहां पर दुखी अवस्था के अंदर है। जो राजकुमारी मरने वाली है, दुखी अवस्था में है, इसके माता और पिता भी दोनों क्या है? दुखी अवस्था में है। इसकी 2 सहेलियां थी, वो भी क्या है दोस्तों यहाँ पर दुखी अवस्था में दर्शाई गई है, लेकिन एक सहेली है जो यहाँ पर प्रसन्न अवस्था में है। मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा नंबर 16 में है। यहाँ पर दुखी अवस्था के अंदर कुल कितने सदस्य हुए दोस्तों? यहाँ पर 5 सदस्य हुए। खुद मरणासन मरने वाली राजकुमारी है, ये दुखी है। इसके माता और पिता है, वो भी दोनों यहाँ पर दुखी है। इसकी 2 सहेलियां थी, वो भी क्या है? दुखी है। लेकिन इसकी एक सहेली है, वो प्रसन्न अवस्था के अंदर है। तो ये प्रसन्न अवस्था में क्यों हो सकती है दोस्तों? इसके बारे में ऐसा बताया गया था कि जो मरने ही वाली राजकुमारी थी उस समय ये विश्व सुंदरी थी, और जो प्रसन्न अवस्था के अंदर जो यहाँ पर इसकी सहेली है, इसका स्थान दूसरा था। अगर मरणासन राजकुमारी मर जाएगी तो जो यहाँ पर प्रसन्न अवस्था के अंदर जो इसकी सहेली है उसका स्थान दूसरा था, तो उसका पहला स्थान यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। इसलिए प्रसन्न अवस्था के अंदर यहाँ पर दर्शाई गई है। तो यहाँ पर मरणासन राजकुमारी का चित्र है गुफा नंबर 16 के अंदर। तीसरा और देखते हैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न करने वाले दर्शे, महात्मा बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले दर्शे, ये कौन सी गुफा के अंदर है? गुफा नंबर 16 के अंदर है। महात्मा बुद्ध एक राजा का लड़का था, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने यहां पर वैराग्य क्यों उत्पन्न हुआ, ये सन्यासी बनने की क्यों सोचता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। एक तो महात्मा बुद्ध ने यहां पर 4 दर्शे देखे थे दोस्तों। पहला दर्शे उसने क्या देखा? यहां पर जैसे ही महात्मा बुद्ध अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे एक बुढ़ा व्यक्ति मिलता है। कौन सा व्यक्ति मिलता है? एक वृद्ध मनुष्य मिलता है, यानी वृद्ध मनुष्य से मिलता है। तो महात्मा बुद्ध के भी ग्लानि प्रारंभ हो जाती है। वो सोचता है कि एक दिन हमें भी क्या होना होगा? वृद्ध होना होगा, यानी बुढ़ा व्यक्ति हम भी एक दिन जरूर होंगे। तो पहला दर्शे उसने क्या देखा था? वृद्ध मनुष्य। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसने दर्शे देखा था यहां पर व्याधिग्रस्त मनुष्य, व्याधिग्रस्त मनुष्य। व्याधिग्रस्त मनुष्य का मतलब होता है बीमार व्यक्ति देखा था। क्या देखा था उसने? बीमार व्यक्ति यहां पर देखा था। तो महात्मा बुद्ध ने भी सोचा कि एक दिन हमें भी क्या होना होगा, एक दिन हम भी बीमार पड़ जाएंगे और ऐसी ही इस दुखी अवस्था के अंदर हम भी चले जाएंगे। इसके बाद में उसने तीसरा दर्शे देखा था मरा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति था जो मर चुका था और उसे शमशान घाट के अंदर ले जा रहे थे। तो उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार क्या कर रहे थे? वहां पर अपना दुख प्रकट कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध को भी ग्लानि प्रारंभ हो जाती है। वो भी सोचता है कि एक दिन हमें भी क्या करना होगा? मरना जरूर है। चौथा दर्शे देखते हैं दोस्तों, उसने एक व्यक्ति देखा था सन्यासी। सन्यासी भी किस अवस्था में है? प्रसन्न अवस्था में सन्यासी। प्रसन्न अवस्था के अंदर एक सन्यासी को उसने देखा था। 4 दर्शे देखे थे महात्मा बुद्ध ने। पहला दर्शे वृद्ध मनुष्य, दूसरा व्याधिग्रस्त मनुष्य, तीसरा मरा हुआ मनुष्य, चौथा प्रसन्न अवस्था के अंदर सन्यासी।
सन्यासी के पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो सन्यासी क्या था, प्रसन्न अवस्था के अंदर था। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि इस संसार के अंदर हमने जो 3 दर्शे देखे, इनसे बढ़िया कौन है, जो सन्यासी है, इसके पास में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, सन्यासी है। तब उसने क्या सोचा कि ये प्रसन्न अवस्था में है तो हमें भी क्या होना चाहिए, कि सन्यासी होना चाहिए। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के वैराग्य यानी सन्यासी बनने वाले दर्शे थे। ये दर्शे कौन सी गुफा में है, गुफा नंबर 16 में है, और मैंने आपको ये 4 दर्शे यहाँ पर बता दिए हैं दोस्तों। गुफा नंबर 17 में क्या है, गुफा नंबर 17 तीसरा दर्शे देखते हैं, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के दर्शे। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के दर्शे, और ये दर्शे हैं गुफा नंबर 17 में। गुफा नंबर 17 में किसके दर्शे हैं, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के यहां पर दर्शे दिखाए गए। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में रात के समय में इसने गृह त्याग किया था। तो इसके गृह त्याग के जो दर्शे दिखाए गए हैं, क्योंकि इसके एक पत्नी का नाम था यशोदा और इसका एक पुत्र था राहुल, इनको एक लास्ट की नजर की तरफ यहां पर देखते हुए, यानी जाने से पहले वो एक नजर डालता है किसके ऊपर, अपने पुत्र और अपनी पत्नी के ऊपर। यही दर्शे दिखाए गए हैं किसके अंदर, गुफा नंबर 17 के अंदर। पुलकेशियन दरबार का, जो पुलकेशियन देवते था, इसके राज दरबार का उल्लेख है, वो गुफा नंबर 1 में है। गुफा नंबर 1 में क्या है, पुलकेशियन देवते के राज दरबार का दर्शे, राज दरबार का दर्शे गुफा नंबर 1 के अंदर। पुलकेशियन देवते के राज दरबार का उल्लेख किया गया है, और इस दर्शे का उल्लेख किस गुफा के अंदर किया गया है, गुफा नंबर 1 के अंदर किया गया था दोस्तों। तो यहां तक दोस्तों आज हमने यहाँ पर गुप्त कालीन हमने क्या देखी थी, स्थापत्य कला देखी थी। स्थापत्य कला के अंदर भारत का प्रथम मंदिर देखा, भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर देखा, भारत का प्रथम ईंटों से बना हुआ मंदिर देखा, और इसी के अंदर हमने यहाँ पर ये 4-5 गुफाओं का भी हमने यहाँ पर मंदिर देखा था। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों गुप्त कालीन साहित्य, कालिदास की पुस्तकें, और उसके अंदर भी देखेंगे कि भारत की पहली पुस्तक कौन सी है जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया था, भारत की प्रथम पुस्तक कौन सी है जिसका सर्वाधिक भाषाओं के अंदर अनुवादित किया गया था, उस पुस्तक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो तक दोस्तों, अगले वीडियो में हम साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।